Hello students, myself Vijay Kaushik, your economics teacher welcomes you to the official YouTube channel of HR Greenfield School. Students, पिछला लेक्चर जब हमारा खत्म हुआ था उसमें हमने सेकंड चैप्टर को भी एंड कर दिया था। आज की क्लास में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बेसिकली इस चैप्टर में सारा मेन फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहेगा। आज के टॉपिक में स्पेसिफिकली हम इसकी इंपॉर्टेंस को स्टडी करेंगे। बेसिकली आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ेंगे। देखिए, जब पहला और दूसरा चैप्टर आपका हुआ था उस दौरान मैंने आपको बताया था कि पहले और दूसरे चैप्टर में इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर्स बताए गए हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या फीचर्स थे, इंडिपेंडेंस के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तब क्या फीचर्स थे। मैंने उस दौरान आपको बताया था कि आगे आने वाले चैप्टर्स में इन्हीं सेक्टर्स को हम अलग अलग करके अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज का हमारा चैप्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही स्टडी करना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों जरूरी है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। आज के टॉपिक में हम इंपॉर्टेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो आपकी बुक में जो वीके पब्लिकेशन की बुक है उसमें 8 पॉइंट दिए गए, 8 से 9 पॉइंट दिए गए हैं इंपॉर्टेंस के। आइए एक एक करके उनको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल तो ये आता है कि इतना जरूरी क्यों है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है कि हमें इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी पड़ रही है। तो आप पहले ही क्लास में पढ़ के आए हैं कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री के लिए, जिसमें पहली इंपॉर्टेंस है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, यानी हमारी जो टोटल जीडीपी हमारी कंट्री की उसका मेन पोर्शन कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मैं आपको एक डाटा बताता हूं। 1950 टू 1951 ये है जब प्लानिंग कमीशन बना था, उस दौरान जीडीपी में 51% कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी हमारी टोटल जीडीपी का आधा % हिस्सा एग्रीकल्चर से आता था। इसी डाटा से पता चलता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस तो नहीं कहेंगे हम कम हुई है, लेकिन जो टोटल जीडीपी में इसका पोर्शन है वो साल दर साल कम होता गया। अगर मैं आपको लेटेस्ट डाटा बताऊं 2018-19 का, तो उसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर से केवल और केवल 14.4% रह गया। अब आप देखिए, जो 51% कंट्रीब्यूशन था वो केवल 14.4% रह गया। लेकिन इसका मतलब आप ये ना समझे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी उतना ही सिग्निफिकेंट है जितना पहले था, यानी आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हो गया उस दिन हमारी इकोनॉमी की जीडीपी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक रिसोर्सेज है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अवेलेबल है। इसके पीछे क्या रीजन है कि ये इतना डाटा कम हो गया? वो रीजन ये है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, मैसिव ग्रोथ आई है, जिसके कारण इसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस किया वो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। Now what are wage goods? Wage goods are basic necessity goods. जो बेसिक गुड्स होते हैं जो हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, ये इस टाइप के गुड्स वेज गुड्स कहलाते हैं। द कंजम्पशन गुड्स आर बेसिकली नोन एज वेज गुड्स।
देखिए अब हमें लाइवलीहुड के लिए एक ह्यूमन बीइंग को वेज फूड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसे अगर जिंदा रहना है तो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिसका वो कंजम्पशन कर सकता है। वो कंजम्पशन करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट कहां से मिलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते हैं। तो लाइवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए, जीवन गुजर को चलाने के लिए इन बेसिक गुड्स की जरूरत होती है जो गुड्स हमें एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। तो एक इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर की ये भी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू द पीपल। तो हमने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड सप्लाई ऑफ वेज गुड की वेज गुड्स की सप्लाई भी एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। तीसरा इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं इसका क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए हम पिछली क्लास में पढ़ के आए थे कि इकोनॉमिक प्लानिंग जब भी कोई कंट्री करती है तो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी कि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो आधी से ज्यादा समस्या किसी भी कंट्री की दूर हो जाती है। अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पॉवर्टी दूर हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, टोटल जीडीपी इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज, विल बी रेज्ड। सो बेसिकली इंपॉर्टेंस ये होती है कि किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। यहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस भी आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का, स्पेशली इन इंडिया विच इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। जब हमने पहले का डाटा पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 75% एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था। ये पोर्शन हालांकि कम हुआ है लेकिन आज भी ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन का आधा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव किया जाए, उसको सुधारा जाए, तो उसके साथ साथ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। जो लोग फिलहाल एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इन्वॉल्व है बट दे आर पार्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक ऐसी फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा काम करते हैं। फिलहाल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यही हो रहा है। तो अगर सोर्सेज ऐसे डेवलप हो जाए कि जितने भी लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो तो लोगों का काम भी ज्यादा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, पॉवर्टी दूर होगी, सारी समस्याएं धीरे 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 कम होगी। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिकली 3 पॉइंट्स पढ़ लिए इसके इंपॉर्टेंस के। आइए आगे पॉइंट्स देखते हैं क्या है। तो 4th पॉइंट है हमारा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिसमें ये देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब हमारे देश की जो टोटल प्रोडक्शन है उसका मेन हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। अब यहां पे इस पॉइंट में एक बात समझने की और है कि एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता जीडीपी में, वो इनडायरेक्टली भी कंट्रीब्यूशन करता है। यहां जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो केवल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की बात थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर दोनों ग्रो होते हैं। तो बेसिकली जो टोटल प्रोडक्शन हो रही है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनकी ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल्स जो चाहिए होते हैं वो रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर का पार्ट है। अगर शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होगा, देश की टोटल जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन शुगर इंडस्ट्री के लिए जो शुगर केन चाहिए वो कहां से आएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके रॉ मटेरियल्स कहां से आते हैं? रॉ मटेरियल्स एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं। तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है जीडीपी में थ्रू द एग्रीकल्चर सेक्टर। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, देखिए सुनने में ये 2 पॉइंट एक जैसे लग सकते हैं। चौथे पॉइंट में हमने बताया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। ये पॉइंट क्या कह रहा है? सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स।
इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी एग्रीकल्चर सेक्टर क्रिएट करता है। यहां पे तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा था, यानी उनके प्रोडक्शन में मदद कर रहा था, यहां पे उनकी सेल्स में मदद करता है। कैसे? देखिए, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की जरूरत एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जिसका काम ट्रैक्टर बनाने का है, तो वो ट्रैक्टर कौन परचेज करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में परचेज होगी उसकी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर उसकी डिमांड कर रहा है। हार्वेस्टर, इस तरीके से बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डिमांड एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है, साथ ही साथ जो उनके प्रोडक्ट्स फाइनलाइज हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उनको खरीदने में भी मदद करता है। तो अब देखिए जीडीपी में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा दोनों ही तरफ से। तो हमने ये 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है, ये हम फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं पहले। बेसिकली किसी भी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, फॉरेन करेंसी की। क्यों जरूरत होती है फॉरेन करेंसी की? उसके अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज डिमांड की जाती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉरेन करेंसी आती कहां से है? फॉरेन करेंसी बेसिकली तब आती है जब हम दूसरी कंट्री के साथ डीलिंग करते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं। और ट्रेड में भी स्पेसिफिकली अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो फॉरेन करेंसी आएगी, इंपोर्ट में तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि इंडिया कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है जो दूसरी कंट्रीज में या तो उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलते या उतनी क्वालिटी में नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम बात करें स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए इंडिया बहुत ज्यादा फेमस है, कॉफी, टी। तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड फॉरेन कंट्रीज करती रहती है, और फॉरेन कंट्रीज को जब हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, जिस फॉरेन करेंसी को इंपॉर्टेंट कामों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स जो कि इंडिया में कमी थी उनको इंपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है, या किसी और इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। देखिए, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड कैसे इंपॉर्टेंट शो करता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हमने इंटरनेशनल ट्रेड का तो पॉइंट पढ़ लिया कि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये साथ के साथ डोमेस्टिक ट्रेड में भी तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एग्रीकल्चर सेक्टर्स की। यानी हमारे देश के अंदर जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितनी भी सेल परचेज हो रही है, उसमें फार्म प्रोडक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो ट्रेड होता है डोमेस्टिक ट्रेड, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी which helps in contributing to the economic growth। इंडिया में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, सेल परचेज, उसका एक पार्ट डोमेस्टिक ट्रेड भी तो होता है। और अगर डोमेस्टिक ट्रेड ज्यादा होगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगी। और एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे चावल है, गेहूं है, इसकी जरूरत छोटे से छोटे सेक्शन से लेके रिच से रिच सेक्शन तक पड़ती है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हर कोई करता है। Every section of a society demands this type of goods। तो डोमेस्टिक ट्रेड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। अगला पॉइंट क्या है? सपोर्ट टू इंडस्ट्री ग्रोथ, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। देखिए हमने जब पहला पॉइंट पढ़ा है, बार बार पहले पॉइंट पे लेके चल रहा हूं आपको, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। 3 सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर खुद इसमें आ गया, तो डायरेक्टली तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है जीडीपी में, साथ के साथ यानी कि प्राइमरी सेक्टर तो ग्रो हो ही रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण, साथ के साथ सेकेंडरी सेक्टर भी ग्रो। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में हमने यहां और यहां पढ़ा, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप हुआ एग्रीकल्चर के कारण, सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप हुआ। थर्ड सेक्टर टर्शियरी सेक्टर, जिसका काम होता है सर्विस प्रोवाइड करवाना, जिसमें एक सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की भी होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी इंप्रूव करता है।
ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज को भी इंप्रूव करता है, उनकी भी डिमांड क्रिएट करता है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर तीनों सेक्टर्स की ग्रोथ कर रहा है। हम जब डाटा देखते हैं तो डाटा में ये तो देख लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा ग्रो हो गया, टर्शियरी सेक्टर ज्यादा ग्रो हो गया, बट उनके लिए बेस कौन तैयार कर रहा है? दैट बेस इज क्रिएटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेसिकली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी कंट्री की जीडीपी के लिए। अब देखिए समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करता है। गुड्स अगर तैयार होते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स, मान लीजिए मेरे पास एक खेत है और मैंने उसमें गेहूं बो दिए। अब वो गेहूं मैं अपने खेत से जो मार्केट है, अनाज मंडी जिसे हम बोल देते हैं या फिर फूड ग्रेन्स मार्केट बोल देते हैं, वहां तक मैं कैसे लेके जाऊंगा? लेके जाने के लिए मुझे कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए होगी। मैं जब वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लूंगा तो कुछ पेमेंट करूंगा उस सर्विस को लेने के लिए, तो वो क्या है? वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की पेमेंट है जो कि जीडीपी में इंक्लूड होगी। चलिए वहां से सामान चला गया अनाज मंडी में, अब अनाज मंडी से इकट्ठा हो गया, अलग अलग जगह बिकने के लिए जाएगा। कैसे जाएगा? उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की जरूरत है, रेलवेज की, बसेस की, ट्रक्स की, ट्रैक्टर्स की, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। और उनकी जब पेमेंट की जाएगी तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी, टोटल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सर्विस सेक्टर को भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर की? वेल्थ ऑफ अ नेशन। लास्ट पॉइंट है हमारा वेल्थ ऑफ द नेशन। देखिए पहले तो वेल्थ का मतलब समझ लेते हैं। जनरली वेल्थ और इनकम दोनों को सिमिलर मीनिंग मान लेते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग मतलब है। इनकम का मतलब तो है जो कैश रिसिप्ट्स है, इनकम जो कैश के फॉर्म में होती है वो इनकम कहलाती है। वेल्थ में कैश की इनकम तो इंक्लूडेड है ही, साथ के साथ कुछ और एसेट्स हो वो भी। तो हमारी टोटल कंट्री का जितना भी टोटल वेल्थ है, जितनी भी कमाई, चाहे वो इनकम के फॉर्म में हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज के फॉर्म में हो, जितना भी टोटल वेल्थ है उसका मेजर पोर्शन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। कैसे? देखिए नेशनल इनकम में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का था, हमने पढ़ा था। इनडायरेक्टली सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को भी हेल्प करता है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द आवर कंट्रीज लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय एग्रीकल्चरल लैंड, यानी हमारे देश में जितनी भी जमीन है, ज्यादातर जमीन किसने ऑक्यूपाई कर रखी है? एग्रीकल्चरल लैंड ने। तो वो भी तो एक वेल्थ का ही पार्ट है। अगर एग्रीकल्चर डायरेक्टली भी क्रिएट करता है प्रोडक्शन, यूटिलिटी को क्रिएट करता है, अगर उसको वैसे सेल करते हैं तो भी तो इनकम जनरेशन होता है। इसके अलावा वेरियस इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ये सारे भी वेल्थ का पार्ट है। तो बेसिकली हमारी कंट्री का टोटल वेल्थ जितना भी है वो टोटल वेल्थ मेनली पोर्शन उसका एग्रीकल्चर सेक्टर से। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस कि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों हम इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्यों इतना सिग्निफिकेंट मानते हैं, या फिर क्यों सरकार को बार बार ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने की जरूरत पड़ती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कर सके। इसमें बेसिकली हमने आज की क्लास में 9 पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड, कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, contribution to domestic trade, support to transport industry and wealth of nation। ये 9 पॉइंट्स बताते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगली क्लास जब भी होगी उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि कॉमन रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉलोनियल रूल से लेके एट प्रेजेंट तक, वो फीचर्स हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।